लिंक सर भेजिए, हमारे को लोगों को भेज दें। आपको भेजें, लिंक को भेज देना, वो लोग देखेगा। आगे ये दिखाई दे रहा है यार वही चित्र बन रहा है। यही बन रहा था। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। शुरू किया जाए। सर मार्कर कहाँ है? गुड मॉर्निंग सर, कपड़ा दीजिए। क्लास शुरू हो रहा है, लिंक भेज दिए। हेलो, लिंक भेजे हुए हैं, रखो। क्लास में शुरू हो रहा है।
गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पिछले क्लास में कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे दिन और रात का बड़ा और छोटा होना। कुछ लोगों का कल हमने लोगों का कमेंट्स पढ़ा था, तो कुछ लोगों ने बोला कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि ये टॉपिक हुआ है पहले, तो बिल्कुल ये टॉपिक मैक्सिमम बैच में हुआ है। हो सकता है किसी एक बैच में ना हुआ हो, लेकिन बाकी जो थे उन सभी बैच में हुआ है, क्योंकि ये बेसिक था। बेसिक से ही शुरुआत, यहीं से क्लास का शुरुआत ही होता है। इस टॉपिक के कराने के पीछे मेरा दो उद्देश्य था। पहला जो उद्देश्य था कि हो सकता है कि पिछले 2-2.5 महीने में जो हमारा लिंकअप टूटा है आपसे, तो इस लिंक को जोड़ने के लिए ऐसे टॉपिक को शुरुआती दौर में डिस्कस किया जाए जो एकदम बेसिक हो और आपका भी पढ़ा हुआ हो, उसमें कहीं समस्या ना आए। साथ में दूसरा उद्देश्य था कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, क्योंकि ये कॉमन क्लास है ये। क्योंकि बाकी जो क्लासेज आपकी होती हैं उसमें बीपीएससी का अलग क्लास है, यूपीएससी का क्लास अलग है, साथ में सुबह के क्लास में कुछ और चल रहा होता है, मॉर्निंग के क्लास में, इवनिंग के क्लास में कुछ और चलता है, तो टॉपिक अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सभी बैच के लिए, सभी लोगों के लिए एक ही क्लास है, तो सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने ये टॉपिक शुरू किया। तीसरा जो यहाँ पे मेरा उद्देश्य था कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हो सकता है आप घर पे हो, कुछ लोग आप लोगों में से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि पढ़ाई न कर पा रहे हो, पढ़ाई से आपका लिंक टूटा हो, तो आपका रिवीजन हो जाए, जिससे आगे आने वाले टॉपिक में आपको समस्या भी नहीं होगी। और साथ में हम लोगों का एक 2-3 क्लास में जो लिंक बनेगा, तो आगे के क्लास समझने में आपको सहूलियत होगी। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग क्लास मेरा किए हों, कुछ लोग हो सकता है कि क्लास ना किए हों, जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट होंगे, तो वैसे लोगों के लिए भी कि वो मुझसे जुड़ पाए, मुझे समझ पाए 1-2 क्लास में, क्योंकि बेसिक है, सबका पढ़ा हुआ है ये, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए आगे के क्लासेज में। इसका एकमात्र उद्देश्य मेरा यही था, इस टॉपिक को कराने का। बाकी मुझे भी पता है कि ये टॉपिक आप लोगों को मैंने कराया है पहले। दूसरा, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि सर इस पे ही लेक्चर हो। तो मैं कल भी आपको बताया था कि पूरा एक शेड्यूल हमने बताया है कैसे कैसे मैं ज्योग्राफी का क्लास लूंगा, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड रीजनल, इंडिया रीजनल, उसके बेसिक पार्ट और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी तीसरा पार्ट था। तो जो तीसरा आपका पार्ट है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है। तो वहां पे हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत इकोसिस्टम क्या है, उससे जुड़ी हुई जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ में बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे। एक चीज ये भी है कि जैसे बायोडाइवर्सिटी जो है, तो बायोडाइवर्सिटी या एक पूरे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है बीपीएससी के लिए। लेकिन यही टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो वेटेज है यूपीएससी में ज्यादा है, खास करके एक टॉपिक ही है मेंस में, बायोडाइवर्सिटी। यूपीएससी का एक मेंस का टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, और वो टॉपिक, उस टॉपिक का जुड़ाव जो है आपके 2 जगहों से है। एक उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है बायोडाइवर्सिटी, और एक जो उसका पार्ट है वो साइंस से जुड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ता है। तो बायोडाइवर्सिटी आपका तब कंप्लीट होगा जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी उसको जोड़ेंगे और ज्योग्राफी से भी जोड़ेंगे। मैं आपको जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव है उस बायोडाइवर्सिटी का, उसको मैं कराऊंगा। बाकी बायोडाइवर्सिटी का जो डिटेल पार्ट है आपको साइंस वाले सर अलग से कराएंगे, वो अलग से कराते ही है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ये पार्ट भी आपका कवर होगा। तो इसलिए जो भी आप लोगों के मन में संशय है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे का जो क्लास आएगा उस क्लासेज में आपका 1 by 1 सारा टॉपिक आएगा, कुछ छूटेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसे क्लासेज आपकी शुरू हुई हैं, चल रही हैं, उसको आगे कंटिन्यू करिए आप लोग। चलिए आते हैं टॉपिक पे। कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति और उसके अक्षीय झुकाव के सम्मिलित प्रभाव के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, अर्थात रात बराबर नहीं होते हैं।
दूसरा जो पार्ट है आपका ऋतु परिवर्तन, और इस ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी के परिक्रमण गति से है। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव के सम्मिलित प्रभाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति, आवाज सही आ रहा है ना? अब तो आवाज का कोई इशू नहीं है। परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव का सम्मिलित प्रभाव। तो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव, इन दोनों का सम्मिलित प्रभाव जो है सीजनल चेंजेज है। अब देखिए कैसे होता है सीजनल चेंजेज, उसको समझते हैं। हम लोग फिगर बना रहे हैं, तभी ये फिगर आप लोगों को दिया था, हमने जो नोट्स दिया था उस नोट्स में भी फिगर बना हुआ था। उस नोट्स को भी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आपका हो गया सूर्य, यहाँ आपकी ये पृथ्वी है 0 डिग्री नॉर्थ पोल साउथ पोल। जीरो डिग्री ये हो गया आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जीरो डिग्री नॉर्थ पोल साउथ पोल। देखिए आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जब वीडियो देख रहे हैं उस समय कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें। ऐसा नहीं कि एंटरटेन करने के लिए वीडियो को देख रहे हैं। उस दौरान आप कॉपी पेन अपने साथ रखिए, और जो भी मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ या कुछ ऐसी चीजें बोलता हूँ तो उसको उसी समय नोट आउट करिए, तभी इस क्लास का मतलब होगा आपके लिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल ये हो गया आपका 23.5 डिग्री है हाफ। अब देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है, साथ में पृथ्वी अपने एक्सिस से रोटेट भी कर रही है, अपने अक्ष घूम रही है, और साथ में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी है। अपने अक्ष पे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि ये तीनों प्रक्रिया, इन तीनों का ये सम्मिलित प्रभाव दिख रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, साथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा भी कर रही है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है। अब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन जो है 21 मार्च की स्थिति है। ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिखने में दिक्कत हो। 21 मार्च ये स्थिति 21 मार्च की है, ये स्थिति आपकी 21 जून की है। यहाँ आएंगे तो ये 23 सितंबर की स्थिति है, और ये स्थिति है 22 दिसंबर की। अब देखिए 21 मार्च को सौर किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इक्वेटर पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर सौर किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सापेक्षिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि इस दौरान 21 मार्च को सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, और जब सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है
तो इस दौरान पूरे पृथ्वी पर दिन और बराबर होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के आधे भाग पर दिन होगा और आधे भाग पर रात होगी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध के भी आधे भाग पर दिन होगा और आधे भाग पर रात होगी। अर्थात इस डेट को 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। अब 21 मार्च से जब आगे बढ़ेंगे, इस स्थिति को कहा जाता है इक्विनॉक्स, विषु। इसको हिंदी में कहा जाता है विषु, इंग्लिश में कहा जाता है इक्विनॉक्स। अब देखिए 21 मार्च से जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर सौर किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब यहां इस फिगर से समझिए, जो ऊपर में फिगर बना रहा हूं, ये आपका 0 डिग्री है, इक्वेटर जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री, नॉर्थ लैटिट्यूडनल लाइन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। देखिए आपको ध्यान से दिखेगा भी, इस फिगर को जब देखेंगे 21 जून की जो स्थिति है, इस स्थिति में आपको उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ दिखेगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल जो है सूर्य के नजदीक होगा और साउथ पोल यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है ये सूर्य से दूर दिखेगा। अगर फिगर को आप अच्छे से देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सौर किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने का सेंस यहाँ होता है कि किरण और पृथ्वी की सतह के बीच का जो एंगल बनेगा वो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो जब पृथ्वी पर सौर किरणें लंबवत पड़ेंगी तो ये सौर किरण लंबवत कहाँ की? 0 डिग्री के उत्तर में, यानी कि जैसे ही 21 मार्च से आप 21 जून की ओर बढ़ेंगे वैसे ही सौर किरण इस 0 डिग्री से उत्तर की ओर नॉर्थ हेमिस्फीयर में लंबवत पड़नी शुरू होगी और नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगी। जब नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगी तो इस समय आपके यहाँ दिन की अवधि बड़ी होगी, यानी कि दिन आपके यहाँ बड़ा होना शुरू होगा, तो दिन की अवधि में वृद्धि होगी। अब देखिए दिन बड़ा होना, बड़ा और छोटा होना दोनों रेस्ट्रिक्टिव वर्ड है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। यहाँ बड़ा होने का सेंस है कि यहाँ दिन जो होगा 12 घंटे से अधिक का होगा, यानी कि दिन कभी 12 घंटे से अधिक की होनी शुरू हो जाएगी। अब दिन लगातार बढ़ेगा और 21 जून को आकर के सौर किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सौर किरण लंबवत पड़ेगी। जब सौर किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अब देखिए यहाँ से जब 21 मार्च से आप 21 जून की ओर बढ़े तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सौर किरण उत्तरी गोलार्ध में अब लंबवत पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध को अधिक समय तक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, तो यहाँ दिन बड़ा होना शुरू होगा, दिन की अवधि बढ़ेगी, दिन 12 घंटे से अधिक का होना शुरू होगा। जबकि जस्ट अपोजिट कंडीशन कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि 12 घंटे कम की होनी शुरू हो जाएगी, 12 घंटे से कम का दिन होगा, दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। और 21 जून को आते आते सौर किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर सौर किरण लंबवत थी, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि इस समय लगभग 14 घंटे का दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि दिन यहाँ के घंटे का हो जाएगा, लगभग 10 घंटे का। तो उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। क्यों हो रहा है? ये बात क्लियर हुई? क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में सौर किरण लंबवत पड़ रही है और 21 जून को आकर के सौर किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ी। तो इस तरह से 21 मार्च से 21 जून की ओर जब जाएंगे तो दिन लगातार 12 घंटे से बढ़ेगा, 12 घंटे से बड़ा दिन होगा।
और 12 घंटे से जब बड़ा दिन होगा तो 12 घंटे से यहाँ दिन में लगातार वृद्धि होगी, दिन 14 घंटे का हो जाएगा 21 जून को आकर के। यानी कि इस दौरान कर्क रेखा पर सौर किरण लंबवत पड़ेगी। इस स्थिति को कहा जाता है ग्रीष्म आयनात, समर सॉल्स्टिस। क्यों कहा जाता है थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे, पहले पूरे पार्ट को समझ लीजिए तब बताएंगे क्यों इसको ग्रीष्म आयनात कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब 21 जून के बाद जैसे अभी आप ध्यान दिए होंगे तो आपके यहाँ लगातार 21 मार्च के बाद से दिन लगातार बढ़ रहा है, दिन 12 घंटे से अधिक का लगातार हो रहा है। और आप अभी देख रहे हैं कि लगातार दिन की अवधि बढ़ रही है, लगभग 5:30 बजे के आसपास सूर्योदय हो जा रहा है, 5:15 साढ़े 5 के बीच में सूर्योदय हो रहा है इस समय। अब गर्मी अपने प्रचंड रूप में बढ़ रही है, कारण क्या है? दिन लगातार बढ़ रहा है और दिन की जब अवधि बढ़ेगी तो आपको अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपको एनर्जी अधिक मिलेगी, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। अब देखिए 21 जून को जब सौर किरण कर्क पर लंबवत पड़ेगी, 21 जून के बाद अब सौर किरण का शिफ्टिंग होगा, और शिफ्टिंग अब किधर होगा? कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 23:30 तक ही शिफ्टिंग क्यों हुआ? 23:30 से ऊपर नॉर्थ में शिफ्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री ही झुकी हुई है। इसीलिए सौर किरण के सूर्य के लंबवत किरण का विस्थापन 21 जून को कर्क रेखा तक होता है, यानी कि कर्क रेखा पर सौर किरण लंबवत पड़ती है। 21 जून के बाद सौर किरण कर्क रेखा से उत्तर में शिफ्ट नहीं होगी, उत्तर अब कर्क रेखा से किधर शिफ्ट होगी? इक्वेटर की ओर। जब 21 जून के बाद सौर किरण कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर शिफ्ट होगी तो आपके यहाँ दिन की अवधि में कमी आएगी, लेकिन दिन की अवधि में कमी कहाँ से आएगी? ये ध्यान रखना है, 14 घंटे से, 12 घंटे से नहीं, क्योंकि आप 12 से कहाँ पहुंचे? 21 मार्च को आप 12 घंटे से थे, 12 घंटे का दिन हुआ, और 21 जून को पहुंच के आपका दिन 14 घंटे का हो गया। लेकिन अब 21 जून के बाद जब आप शिफ्ट करेंगे, जून से आगे बढ़ेंगे, तो दिन की अवधि में कमी आएगी, और ये कमी कहाँ से आएगी? 14 घंटे से आएगी, यानी कि दिन 14 घंटे से कम होगा, लेकिन 12 घंटे से अभी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए, यहां जब आएंगे इस तरह से, जब 21 से आप 23 सितंबर की ओर बढ़े तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी, लेकिन कमी कहां से आ रही है? 14 घंटे से, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि वृद्धि होगी, और वृद्धि कहां से होगी? 10 घंटे से, यानी कि अभी भी इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में दिन 12 घंटे से कम का होगा। अब जब 23 सितंबर को आएंगे, पुनः 23 सितंबर को आते सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी, और 23 सितंबर को जब सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो इस समय पुनः पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी का आधा भाग सौर किरण प्राप्त करेगा, और पृथ्वी का आधा भाग ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों के आधे भाग पे सौर किरण पड़ेगी, जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का आधा भाग सौर किरण प्राप्त करेगा, जहां दिन होगा और आधे भाग पर रात होगी, अर्थात 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। तो पुनः इस 23 सितंबर की स्थिति को ही कहा जाता है इक्विनॉक्स, विषु। डिफरेंस इन दोनों में क्या है? 21 और 23 सितंबर में। इसको कहा जाता है बसंत विषु, और इसको कहा जाता है शरद विषु। अब पुनः आपके यहाँ क्या हो गया? 23 सितंबर को पूरे दिन और रात बराबर हो गया। तो देखिए, इस 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में क्या हुआ? दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा हुआ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन 12 घंटे से कम का हुआ।
अगर हम देखें 21 मार्च से 21 जून को, तो 21 मार्च से 21 जून में उत्तरी गोलार्ध दिन की अवधि में लगातार वृद्धि हुई, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आई, जबकि 21 जून से 23 सितंबर के मध्य उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी, 14 घंटे से कम का दिन होगा, 12 घंटे की ओर शिफ्ट करेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन 10 घंटे से अब बड़ा होगा, यानी कि 10 घंटे से अधिक का दिन होना शुरू होगा, और 23 सितंबर को आकर के पुनः पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाएगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। अब देखिए 23 सितंबर के बाद सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होगा, और यहाँ सौर किरण का दक्षिणायन होता है। देखिए मेरे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज है सूर्य का दक्षिणायन होता है या सूर्य का उत्तरायण होता है। 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण होता है, और 23 सितंबर के बाद सूर्य का दक्षिणायन होता है। तो ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज से आपको लगेगा कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की स्थिति बदल रही है। नहीं, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात सूर्य परिक्रमा पृथ्वी की नहीं कर रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसलिए सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, और सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आएगा तो ऐसी स्थिति में यहाँ सौर किरण का उत्तर की ओर विस्थापन हुआ, इसको कहा जाता है सूर्य का उत्तरायण होना, यानी कि सौर किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ रही हैं। और 23 सितंबर के बाद सौर किरणें दक्षिण की ओर शिफ्ट करती हैं, यानी कि इक्वेटर के साउथ में शिफ्ट करती हैं, अर्थात सौर किरण दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, और इसको कहा जाता है सूर्य का दक्षिणायन होना। क्लियर हुआ? अब जब सौर किरण दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेगी तो आपके यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी। कमी कहाँ से आएगी? 12 घंटे से अब कमी आएगी, यानी कि दिन आपके यहाँ 12 घंटे से कम का होना शुरू हो जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होगी, यानी दिन 12 घंटे से अब अधिक का होगा। और 22 दिसंबर को आकर के सौर किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। आप लोग अनुभव भी किए होंगे कि 22 दिसंबर के आसपास दिन सबसे छोटा हो जाता है, दिन की अवधि काफी कम होती है, कब सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हो गया पता नहीं चलता है आपको। तो यहाँ 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। सॉरी उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। अब इस स्थिति को कहा जाता है शीत आयनात, विंटर सॉल्स्टिस। तो 22 दिसंबर को किरण कहाँ लंबवत पड़ी? मकर रेखा पर, और जब सौर किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ी तो इस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब देखिए 22 दिसंबर के बाद पुनः इधर आगे जब बढ़ेंगे 21 मार्च की ओर जाएंगे तो सौर किरण का मकर रेखा से किधर विस्थापन होगा? विषुवत रेखा की ओर। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री ही अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो पृथ्वी के इस 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव के कारण इस 23.5 डिग्री यानी कि मकर रेखा से साउथ में सौर किरण लंबवत नहीं पड़ेगी। अब सौर किरण मकर रेखा के उत्तर में शिफ्ट होगी, विषुवत रेखा की ओर शिफ्ट होगी, और जब सौर किरण का मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर विस्थापन होगा तो आपके यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होना शुरू होगा। लेकिन बड़ा कहाँ से होगा? बड़ा 12 घंटे से अधिक का नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो रहा है, 10 घंटे का लगभग दिन हो रहा है। तो जब घंटे का दिन होगा तो यहाँ वृद्धि कहाँ से होगी? 10 घंटे से अधिक की होगी, यानी कि धीरे धीरे 10 घंटे के बाद 10 घंटा कुछ मिनट कुछ सेकंड ऐसे बढ़ना शुरू होता है दिन, और लगभग तो ये वृद्धि की दर 10 से 12 की हो। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ था, 14 घंटे का लगभग दिन हुआ 22 दिसंबर को,
तो कमी कहाँ से आएगी? इस 14 घंटे से, यानी कि अभी भी दिन 14 यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में अभी भी दिन 12 घंटे से अधिक का होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन 12 घंटे से कम होगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ 14 घंटे से लगातार दिन में कमी आएगी, 12 घंटे की ओर शिफ्ट करेगा और उत्तरी गोलार्ध में दिन 10 घंटे से 12 घंटे की ओर शिफ्टेगा और पुनः 21 मार्च को आकर के सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी और पुनः पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए पुनः मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 21 मार्च को सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। इस स्थिति को कहा जाता है इक्विनॉक्स। 21 मार्च से आप 21 जून की ओर जाए तो आपके यहाँ दिन की अवधि में वृद्धि होगी, दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी। 21 जून को आकर के सौर किरण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा, इस स्थिति को कहा जाता है ग्रीष्म अयनाश और इस समय उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। 21 जून के बाद जब 23 सितंबर की ओर जाएंगे तो सौर किरण कर्क रेखा से सौर किरण कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर शिफ्ट होगी और आपके यहाँ दिन 14 घंटे से अब कम होना शुरू होगा और 23 सितंबर आकर के सौर किरण विषुवत रेखा पर पुनः लंबवत पड़ेगी, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। इस स्थिति को भी इक्विनॉक्स कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। पुनः जो है 23 सितंबर के बाद जब 22 दिसंबर की ओर जाएंगे तो सौर किरण का दक्षिणायन होगा, अर्थात किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण आपके यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होगी। आपके यहाँ दिन 12 घंटे से कम का हो जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन 12 घंटे से अधिक का होगा। और पुनः 22 दिसंबर को आकर के सौर किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध से बड़ा दिन होगा। इस स्थिति को कहा जाता है शीत अयनाश। और इस 22 दिसंबर से जब 21 मार्च की ओर जाएंगे तो इस 22 दिसंबर से 21 मार्च की ओर जाने पर पुनः सौर किरण का शिफ्टिंग कहाँ होगा? मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की ओर, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि कहाँ से होगी? 10 घंटे से, यानी कि 10 घंटे से अब कुछ बड़ा दिन होना शुरू होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी। कमी कहाँ से आएगी? 14 घंटे से। और पुनः 21 मार्च को सौर किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, जिसके कारण पुनः से पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। अब आपसे देखिए बहुत से क्वेश्चन करेगा कि इक्विनॉक्स की स्थिति कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होगी, सोच के आंसर दीजिएगा आप लोग। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटी रात होगी और सबसे बड़ी रात कब होगी? तो सबसे बड़ी रात 21 जून को होगी, क्योंकि दिन सबसे छोटा हो रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटी रात 22 दिसंबर को होगी, क्योंकि सबसे बड़ा दिन हो रहा है। इसी से घुमा फिरा करके कोई ना कोई क्वेश्चन करता है, तो इससे आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब देखिए एक उसमें आप लोगों को चार्ट बनाए होंगे, उस चार्ट को मैं एक बार पुनः यहाँ भी बना रहा हूँ, उस चार्ट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब देखिए 21 मार्च से जब 21 जून की ओर आएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में वृद्धि होगी, और जब दिन की अवधि में वृद्धि होगी
तो आपको अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और 21 जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी। जब दिन की अवधि में कमी आएगी तो दक्षिणी गोलार्ध को कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपके यहाँ टेम्परेचर, जब आपको एनर्जी अधिक मिलेगी तो आपके यहाँ का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में आपके यहाँ उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा। ये रखना है, बसंत ऋतु जो है ये ट्रांजिशन फेज है। आप सामान्यतः ध्यान दिए होंगे कि आप होली जो है, होली कब आप लोग मनाते हैं? सामान्यतः मार्च में। आप देखिएगा कि 21 मार्च के आसपास ही होली होता है। 5 दिन आगे होगा या 10 दिन पीछे होगा, यही हो सकता है। क्योंकि हमारे जो पर्व त्योहार है, जो हमारा हिंदी का महीना है, हिंदी का महीना सूर्य की परिक्रमा पर, चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसलिए आप ध्यान दिए होंगे कि सामान्यतः जो हमारा हिंदी का जो महीना है और जो आप महीना, जो आपका कैलेंडर है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को आप देखते हैं, तो उसमें और उसमें सामान्यतः थोड़ा सा फर्क, क्योंकि ये पृथ्वी की गति पर आधारित है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, उस पर आधारित है, जबकि हमारा हिंदी का कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है, इसलिए थोड़ा सा फर्क आता है। तो आप सामान्यतः देखेंगे कि हमारे यहाँ जो होली मनाई जाती है, बसंत का फेस्टिवल है, ये बसंत का त्योहार है। तो ये त्योहार सामान्यतः 21 मार्च के आसपास, आपको सामान्यतः होली मार्च ही दिखेगा, मार्च के 2nd वीक में या 3rd वीक में। ये ऋतु हमारे बसंत है, ये ट्रांजिशन फेज है, यानी कि हमारे यहाँ इससे पहले शीत ऋतु का प्रभाव होता है और ग्रीष्म का आगमन हो रहा होता है। ग्रीष्म ऋतु पूरी तरह नहीं होती, इस समय आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, आपके लिए भी सबसे अनुकूल समय होता है, न तो बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी न ठंड लगेगी। तो हम इसी को कहा जाता है बसंत। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के तापमान में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि दिन छोटा हो रहा है, 12 से कम का दिन होना शुरू होगा। जब 12 घंटे से कम का दिन होना शुरू होगा तो आपको दक्षिणी गोलार्ध को कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी और वहां शीत ऋतु का आगमन होना शुरू होगा। तो यहाँ भी ट्रांजिशन फेज होगा और इसको कहा जाता है शरद ऋतु। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा इस दौरान, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। अब 21 जून को आकर के सौर किरण जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपके यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे अभी आप लोग गर्मी का अनुभव कर रहे होंगे, तो लगभग यहाँ पर 21 जून के बाद या 21 जून तक हमारे यहाँ ऋतु का आगमन हो जाता है। तो ये जो 21 जून से जो 23 सितंबर के बीच की स्थिति है, ये स्थिति ग्रीष्म ऋतु की है। हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है। अब देखिएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो यही जून जुलाई में रिकॉर्ड होता है। आपको गर्मी भी ज्यादा जून जुलाई में लगेगी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हमारे यहाँ तो वर्षा ऋतु होती है, बारिश होती है इस जून से सितंबर के मध्य, तो वर्षा ऋतु जैसी ऋतु नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग मानसूनी जलवायु प्रदेश में रहते हैं। भारत की आगे क्लाइमेटिक रीजन एक टॉपिक ही है जो मैं डिस्कस करूंगा। तो चूंकि भारत का जो अवस्थिति है, भारत का जो लोकेशन है, तो भारत मानसूनी जलवायु प्रदेश में अवस्थित है और मानसूनी जलवायु प्रदेश की विशेषता होती है कि वहां ग्रीष्म ऋतु के समय ही बारिश होती है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु के समय होगी। कैसे होती है आगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्षा होने के लिए कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन का होना आवश्यक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो होने वाली वर्षा की मात्रा को निर्धारित करते हैं और किन किन फैक्टर के द्वारा वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ एक ये कंडीशन है, एक विशेषता है ये क्लाइमेट आपके मानसूनी जलवायु प्रदेश की, कि जहाँ ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही वर्षा होती है। इसीलिए सामान्यतः बोलचाल में हमारे यहाँ कहा जाता है कि वर्षा ऋतु है। सामान्यतः ये ऋतु वर्षा नहीं है, ये ऋतु ग्रीष्म है।
और दक्षिणी गोलार्ध का 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। तो ऐसी स्थिति में जब सबसे छोटा दिन होगा तो आपको सबसे कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होगा। तो इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। तो आपके यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। अब 23 सितंबर को जब आएंगे तो पुनः पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। 23 सितंबर के बाद सौर किरण का दक्षिणायन होगा, यानी कि सौर किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी। और जब सौर किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन छा होगा, अर्थात 12 घंटे से कम का दिन शुरू हो जाएगा। जब 12 घंटे से कम का दिन शुरू होगा तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव समाप्त होना शुरू होगा और शीत ऋतु का आगमन होना शुरू होगा। इसीलिए आपके यहाँ जो ऋतु होगी शरद ऋतु होगी, यानी कि ये भी ट्रांजिशन फेज है। और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा, क्योंकि यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़नी शुरू हो जाएगी, दिन 12 घंटे से अधिक का होना शुरू होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का प्रभाव समाप्त होगा और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होगा। और यही ट्रांजिशन जोन है, इसको कहा जाता है बसंत ऋतु। फिर 22 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर को सौर किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। जब आपके यहाँ दिन सबसे छोटा होगा तो इस आपको सबसे कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपके यहाँ पूरी तरह से शीत ऋतु का प्रभाव हो जाएगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शीत ऋतु होगा। अब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, पूरी तरह से ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे कि आपको सबसे ज्यादा ठंड कब लगे, मिनिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, जनवरी के समय। 14 जनवरी के आसपास का जो समय होता है, 14-15 जनवरी के आसपास के समय में, यानी कि आप कह सकते हैं कि जनवरी का जो फर्स्ट और सेकंड वीक है उस दौरान सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। कड़ाके की ठंड इसी जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक के दौरान पड़ती है। यानी कि आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होगा वो शीत ऋतु के समय होगा, सॉरी जनवरी के समय होगा, दिसंबर में नहीं होगा। दिसंबर में कभी भी लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं होता है, जनवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में ही आकर के लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव होगा। आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर आप लोग न्यूज देखते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि इस समय जनवरी के समय ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आगजनी की समस्या उत्पन्न हुई थी। बहुत सारी प्रजातियां जो हैं बहुत सारी वनस्पतियों की प्रजातियां नष्ट हो गई। सरकार को उस आग पर काबू पाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ा, काफी मशक्कत करना पड़ा सरकार को। कारण क्या था कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु था, क्योंकि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया और वहीं से मकर रेखा होकर के गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऐसी स्थिति में वहां पे ग्रीष्म ऋतु था और ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के कारण ही वहां पे आगजनी की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि सामान्यतः आगजनी की समस्या जंगलों में ग्रीष्म ऋतु के समय ही होती है। और जबकि आपके यहाँ क्या था, पूरा भारत जो है शीतलहर के चपेट में था, भीषण ठंड का प्रभाव था और यहाँ पे आगजनी की समस्या हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। कारण क्या था, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है, मकर रेखा के पास में है, जिसके कारण वहां ग्रीष्म ऋतु था। तो आपको सीजनल चेंजेस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बसंत और शरद का डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लीजिए। बसंत ऋतु और शरद ऋतु ये दोनों ट्रांजिशन फेज है। बसंत का मतलब होता है कि शीत ऋतु का प्रभाव समाप्त होगा, ग्रीष्म का आगमन होगा। शरद ऋतु जो है ये
ग्रीष्म का प्रभाव समाप्त होगा और शीत का आगमन होगा। दोनों ट्रांजिशन है, दोनों ग्रीष्म और शीत के बीच का ऋतु है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि बसंत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, शीत ऋतु का प्रभाव समाप्त होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि शरद ऋतु में ग्रीष्म का प्रभाव समाप्त होता है और शीत ऋतु का आगमन होता है, यानी टेम्परेचर में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये आपका ऋतु परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका चार्ट था, उस चार्ट को बस मैं बना दे रहा हूं, छोड़ दें। राइट साइड में कुछ क्वेश्चन आता होगा, देखिएगा, तो कभी करता है, आपको ध्यान रहेगा। ठीक, सर नहीं आ रहा है, उसमें सर नहीं दिखा रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा है। किया है क्या लोग कोई क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन किया? हाँ अच्छा, शीत एंड शरद ऋतु में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन समझ में आ गया सर, क्या पूछ रहे हैं? रिटेन लेवल, हाँ सर वो तो समझ गए। हाँ, रिटेन लेवल क्वेश्चन डिस्कस कीजिए सर, ठीक है। अभी लोग हैं इसका क्वेश्चन था शरद ऋतु और शीत में क्या अंतर? श्याम कुमार का क्वेश्चन। श्याम कुमार, ये इसको बड़ा करिए सर, डबल क्लिक, ठीक। देखिए किसी का एक क्वेश्चन है, शरद और शीत में क्या डिफरेंस है? तो अभी मैं आपको बताया कि शरद ऋतु जो है ये ट्रांजिशन फेज है, बेसिकली कोई ऋतु नहीं है, आप कह सकते हैं ये कोई ऋतु नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज है। इसमें ये दिखता है कि ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव समाप्त हो रहा है और शीत का आगमन हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 23 सितंबर को 21 मार्च को सौर किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही है, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हुआ। 21 मार्च को लेते हैं तो 21 मार्च के बाद तमाम शरद ऋतु की बात है, यहाँ से देखते हैं 23 सितंबर से देखते हैं, तो यहाँ तापमान क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर से पहले क्या है? शीत ऋतु है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। अब यहाँ पे आपके यहाँ क्या होगा? ग्रीष्म का प्रभाव समाप्त होगा, यानी कि अब 23 सितंबर के बाद दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि में कमी आएगी, दिन 12 घंटे से कम का होगा। जब दिन 12 घंटे से कम का होगा तो आपको सोलर रेडिएशन कम होगा, कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, एनर्जी आपको कम मिलेगा, टेम्परेचर ना शुरू हो जाएगा। जो टेम्परेचर गिरना शुरू होगा इसी स्थिति को कहा जाता है शरद, क्योंकि इस दौरान न तो गर्मी पड़ेगी न ही बहुत ठंड पड़ेगी। टेम्परेचर यानी कि जो मौसम होगा वो आपके एकदम फेवरेबल होगा, न तो बहुत ज्यादा आपको ठंड लगेगी, जैसे आप ध्यान दिए होंगे अक्टूबर नवंबर का जो समय है, न तो आपको ठंड लगेगी न ही गर्मी लगेगी, लेकिन लगातार आप देखेंगे कि गर्म प्रभाव समाप्त होगा, टेम्परेचर गिरेगा, इसी को कहा जाता है शरद। और शीत का मतलब हुआ कि टेम्परेचर मिनिमम पे पहुंच गया, ठीक है, कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई, क्योंकि अब देखिए 22 दिसंबर को आपके यहाँ दिन क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। जब सबसे छोटा दिन होगा तो आपको सबसे कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, एनर्जी आपको सबसे कम मिलेगा, और जब सबसे कम एनर्जी आपको मिलेगा तो
ऐसी स्थिति में आपके यहाँ टेम्परेचर गिर जाएगा, टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसी स्थिति को कहा जाता है शीत ऋतु। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि शीत ऋतु जो है वहाँ टेम्परेचर मिनिमम रिकॉर्ड होगा, यहाँ टेम्परेचर मिनिमम रिकॉर्ड नहीं होगा, टेम्परेचर यहाँ मिनिमम नहीं होगा। यहाँ जो टेम्परेचर होगा वो फेवरेबल होगा ना। तो इस समय जो है एवरेज टेम्परेचर लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऋतु के समय, जबकि शीत ऋतु के समय आपके यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टेम्परेचर होता है लगभग एवरेज टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो आपके यहाँ टेम्परेचर गिर जाएगा, जबकि शरद ऋतु के समय आपके यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, फेवरेबल होगा, लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होगा। ना तो गर्मी पड़ेगी ना ही ठंड पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस है।